Hello, I am Kiran Negi and today's video is about Nernst equations. So far we have studied the topics from the electrochemistry. First is introduction, second galvanic cell and the third one is electrode potential. और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं नर्नेस्ट इक्वेशन. सो नर्नेस्ट इक्वेशन जो है वो एक्चुअली एक रिलेशन होता है किसके बीच का, ईएमएफ ऑफ द सेल का और किससे, कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से. हम लोग इक्वेशन की हेल्प से इसको देखेंगे भी. तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं. आज हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल देखते हैं. सो हमने लास्ट वाले वीडियो में ईएमएफ का फॉर्मूला देखा था, दैट ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स टू क्या होता है, ई एनोड प्लस ई कैथोड, राइट. जो ई एनोड होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और जिसमें ई कैथोड है वो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल. जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसी गिवन इलेक्ट्रोड का. अगर मैं एक सेम इलेक्ट्रोड की बात करूं तो उसके अंदर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे वो रिडक्शन हो रहा हो, अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें और उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू एक्चुअली सेम होती है, राइट. ये हमने लास्ट में देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था. सो अगर ये वैल्यू सेम होती है तो फिर क्या चेंज आता है, चेंज आता है साइन का. साइन यानी पॉजिटिव और निगेटिव का. अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में है तो उसी इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो माइनस में आएगा, राइट. है ना ये इंटरेस्टिंग. सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्चुअली एक ही इलेक्ट्रोड के सेम वैल्यू रखते हैं. उनकी पोटेंशियल की वैल्यू सेम आती है बट किस में आती है, ऑपोजिट साइन में आती है. तो इसको क्या, इससे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, तो इससे हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल के फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं. कैसे? अगर अभी तक हम कह रहे थे कि दैट EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ई एनोड प्लस ई कैथोड, जिसमें ई एनोड जो है इस टाइम पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है. अगर मैं इसको थोड़ा सा कंपेरेबल क्वांटिटी में आईपीएससी के अकॉर्डिंग लाऊं, क्योंकि आईपीएससी ने कहा था कि हम लोग इस उलझ फुलझ को कि बार बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग यूज करें, हम लोग क्यों ना हम रिडक्शन पोटेंशियल यूज करें. इससे हम लोग कंपैरिजन भी कर पाएंगे हाफ सेल में और एक तरह का क्या होता है, कंसिस्टेंसी भी बरकरार बनी रहेगी. तो हम क्या करेंगे, जो ई एनोड है उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ना लिख के उसकी रिडक्शन पोटेंशियल को लिखेंगे और इससे हमें पता भी चल जाएगा कि क्यों इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और सामने वाले में रिडक्शन हो रहा है. क्लियर हो गई बात. तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ई एनोड को अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना लिख के रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिख दिया. तो उससे होगा क्या, उसके आगे क्या साइन आ जाएगा, निगेटिव का साइन आ जाएगा, राइट. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू माइनस ई एनोड प्लस ई कैथोड, जिसको हम ऐसे में लिख सकते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. ये हमारा फॉर्मूला हो गया और इसको हम लोग यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया. क्लियर हो गई बात. यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन की जर्नी. तो स्टार्ट गैल्वेनिक सेल से करते हैं क्योंकि हम लोग वो पढ़ चुके हैं. तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, एक ऐसा सेल जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है केमिकल रिएक्शन की हेल्प से. या हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा कन्वर्टर है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, राइट. तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी गैल्वेनिक सेल जनरेट करता है वो एक्चुअली होता क्या है. इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वैसे तो हम जानते हैं कि करंट के फॉर्म में बहता है, लेकिन बाय फॉर्मूला अगर हम उसको देखें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कितनी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, जो कि इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू फेराडे. जो फेराडे है उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, दैट इज 96500 कूलम. यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, NF इनटू ई सेल. जो ई सेल होता है उसको वोल्ट में नापते हैं और जो फेराडे होता है वो किस में नापता है, N तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, F यानी फेराडे जो कूलम में आता है. ई सेल होता है उसको हम लोग नापते हैं वोल्ट में, यानी हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट क्या आ गया, वोल्ट इनटू कूलम, जो कि किसके इक्वल होता है, जूल. यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है वो जूल उसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी. क्लियर हो गई बात. अब यहाँ से एंट्री मारते हैं गिब्स और हेल्महोल्ट्ज.
इंडिपेंडेंटली, दोनों ने अलग अलग काम किया, दो बात पॉइंट आउट करी। सो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एक्चुअली क्या होता है, उस सिस्टम की फ्री एनर्जी डिक्रीज के इक्वल होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिल रही है या उसका आउटपुट होगा सिस्टम का, वो किसके इक्वल होगा, फ्री एनर्जी डिक्रीज के। फ्री एनर्जी का सिंबल होता है डेल्टा जी, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो हम इसके आगे साइन लगा देंगे माइनस का, यानी माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी हमने फॉर्मूला देखा है, किसके इक्वल होता है, NFE सेल के इक्वल होता है। सो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आया, इट इज माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू NFE सेल। क्लियर हो गई बात। अब इसका हम करेंगे यूज, इसी से हमारी नॉनलिस्ट इक्वेशन जो होती है वो स्टार्टिंग में इसका जो पहला फॉर्मूला होता है वो निकल के आता है। सो अब हम लोग लेंगे एक फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, दैट इज माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी नॉट माइनस RT ln Q। ये फॉर्मूला जो होता है यही से नॉर्नेस्ट इक्वेशन जो होती है वो ओरिजिनेट होती है। ध्यान से देखना, दैट इज माइनस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी नॉट माइनस RT ln Q। जो इसमें डेल्टा जी है ये तो हम जानते हैं, माइनस डेल्टा जी इज फ्री एनर्जी डिक्रीज, माइनस डेल्टा जी नॉट क्या होता है, फ्री एनर्जी डिक्रीज इन स्टैंडर्ड स्टेट। नॉट मैंने आपको पहले ही बताया था स्टैंडर्ड कंडीशन में यूज होता है, जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में होंगे, यानी टेम्परेचर 298 केल्विन होगा और उनकी एक्टिविटी या कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा, उस टाइम पे जो फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी सिस्टम की उसको हम लोग डेल्टा जी नॉट कह देते हैं, माइनस डेल्टा जी नॉट, राइट। माइनस क्या है आगे, RT ln Q। R क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट, जिसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, इसका वैल्यू होती है इतनी, T टेम्परेचर, ln Q, इसमें Q जो होता है इसको हम रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। अब ये रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, अगर हम लोग किसी रिएक्शन को सपोज करें कि वो इस तरह से हो रही है तो उसका जो कंसंट्रेशन का रेशियो होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है उसको रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। किसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उनका जो रेशियो होता है वो रिएक्शन कोएफिशिएंट के बराबर होता है। So let's suppose a reaction is AA plus BB and it's a reversible reaction, तो क्या हो जाएगा CC plus DD। इसमें जो स्मॉल ABCD है ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो अगर मैं इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालूं यानी Q निकालूं तो ये इक्वल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C और इसकी पावर में जाएगा इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इसी तरह से D और पावर में जाएगा स्मॉल d, इसी तरह से A और B, ये जाएगी इसकी स्टाइक्योमेट्री। जो ये स्मॉल ABCD हैं ये अगर आप लोगों ने रिएक्शन देखी हुई तो उनमें लिखी रहती है वैल्यू कई बार 1 2 3 4 करके। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 2H2 प्लस O2 से क्या बन गया 2H2 बन गया 2H2O, ठीक है। तो इसमें जो ये 2 है ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, यही स्मॉल ABCD होती हैं। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से रिएक्शन कोएफिशिएंट हमारे पास आ गया। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से, दैट इज डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी नॉट माइनस RT ln Q। क्लियर हो गई बात। इसमें आपको सारे डिजिट पता चल गए। ये एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है जो पहले से ऑरिजिन हो रखी है। इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे वही जो हमने निकाली है, दैट इज माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है NFE सेल। इसी तरह से माइनस डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा NFE नॉट सेल। NF पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E सेल पे लग जाएगा E नॉट, स्टैंडर्ड कंडीशन में E सेल आ जाएगा हमारा। इसको अगर हम फॉर्मूला में पुट करें तो हमारी इक्वेशन किस तरह से बनेगी, दैट इज NFE सेल इक्वल्स टू NFE नॉट सेल माइनस RT ln Q। Q की जगह पे आप लोग कंसंट्रेशन को भी डाल सकते हो, बट हम लोग एक सपोज करेंगे रिएक्शन, उसी के हिसाब से इसको करेंगे। अगर हम पूरी रिएक्शन को अब NF से डिवाइड करें, NF से डिवाइड करने पे हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q।
तो इससे आई हमारी नई इक्वेशन। अब यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी नॉनेस्ट इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, आप लोग को पूरा अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप लोग पूरा इक्वेशन खुद ही डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ से अगर हम लोग लेट सपोज कि हमने m इलेक्ट्रॉन लिया, जिसको हमने उसी का एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया और उसको उसके अंदर डिप कर दिया। डिप करने पे होगा क्या, कोई ना कोई रिएक्शन होगी, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन। हम लोग रिडक्शन सपोज कर रहे हैं, ठीक है। रिडक्शन सपोज किया तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी और हम इसके लिए नॉनेस्ट इक्वेशन बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, ने देख लिया क्या होता है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर क्यू। यहाँ पे क्यू की जगह पे वही हम लोग क्या डाल देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्शन क्वोशिएंट जो होता है वो एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रेशियो के इक्वल होता है। कुछ इस तरह से हमारे पास क्या आएगी, इक्वेशन आएगी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन। क्या बनेगा, m अपॉन m n+n, क्योंकि क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब ध्यान ये रखना, हमेशा यहाँ पे इस नॉनेस्ट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन होता है, अगर हम किसी सॉलिड का ले रहे हैं, किसी सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा 1 होता है, यानी उसकी एक्टिविटी भी बोल देते हैं इसको, वो किसकी इक्वल होती है, 1 की। सो यहाँ से हमारे पास रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, log e को log 10 चेंज करें तो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी और यही नॉनेस्ट इक्वेशन होती है। अब हम लोग एक एक पूरा डेनियल सेल ले लेते हैं। इसके लिए हम लोग नॉनेस्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे और इसको हम देखेंगे कुछ इस तरह से। सो गिवन डेनियल सेल का सेल नोटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें जिंक और जिंक का आयन जो है वो लेफ्ट साइड है यानी एनोड है, और कॉपर जो है वो किस साइड है, कैथोड की साइड है। अगर हम एनोड पे रिएक्शन लिखें तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जो कुछ इस तरह से है। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जबकि जो कॉपर है उस पर क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, गेन हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे। लेकिन आईपीएससी के अकॉर्डिंग हमें दोनों साइड क्या लिखना पड़ेगा, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, चाहे वो ऑक्सीडेशन है चाहे रिडक्शन है। इसलिए हम जो सामने रिएक्शन है ऑक्सीडेशन वाले, उसको हमें रिवर्स करना पड़ता है, क्योंकि हमें इसका भी फॉर्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल ही डालना है, तो उसके लिए हमें इसका रिडक्शन ही पता होना चाहिए। तो हम लोग इसको एक्चुअली कैसे लिख देंगे, रिएक्शन को कुछ इस तरह से, Zn2+2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है, जिंक का मेटल वापस बना रहा है। ये हमारे पास दोनों हाफ सेल हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इन दोनों सेल के लिए हम लोग इक्वेशन बनाते हैं ई हाफ सेल वाला। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ई Zn+2/Zn इक्वल्स टू हो जाएगा E0 Zn+2/Zn माइनस 0.0591 अपॉन, यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। 2 इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, log Zn सॉलिड अपॉन Zn+2 एक्वस। अब क्योंकि हमें पता है कि जो सॉलिड होता है उसका जो मास होता है, कंसंट्रेशन वो 1 होता है, तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, Zn एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ तरह से आएगी, E0 Zn+2 अपॉन Zn+2 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 1/Zn+2। ये इक्वेशन आ गई हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए। इसी तरह से पूरी ई सेल निकालने के लिए हमें दूसरा हाफ भी चाहिए होगा, तो हम निकालते हैं दूसरे हाफ को भी। इसको हम लिख देते हैं Zn+2, सेल ना लिख के हम इसको Zn+2 अपॉन Zn लिखेंगे। अब ये सेम रिएक्शन लिखते हैं हम लोग दूसरे हाफ सेल के लिए, जिसमें रिडक्शन हो रहा है। ये सामने रिएक्शन अगर आपको दिख रही होगी, Copper+2 की, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना रहा है। अगर हम इसकी लिखिए तो क्या लिखेंगे हम, कॉपर सेल, सॉरी सेल नहीं लिख सकते क्योंकि तो हाफ सेल है ना, अभी तो हम हाफ सेल की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे को क्या लिखेंगे, Copper+2/कॉपर, E0 Copper+2/कॉपर
कॉपर प्लस टू स्लैश कॉपर माइनस 0.059 अपॉन टू। टू क्यों? टू क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो है। लॉग कॉपर मेटल यानी कॉपर सॉलिड फॉर्म में अपॉन कॉपर प्लस टू एक्वस। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। सेम हम यहाँ पे भी यही करेंगे। कॉपर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगा तो इक्वेशन क्या जाएगी? कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं हमारे पास नई इक्वेशन को, दैट सी ई कॉपर प्लस टू स्लैश कॉपर इक्वल्स टू ई नॉट कॉपर प्लस टू स्लैश कॉपर, ई नॉट कॉपर प्लस टू स्लैश कॉपर, और कुछ इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ जाएगी कि, और दो हाफ सेल की हमें इक्वेशन मिल गई। एक तो ये रही कौन सी वाली? रिडक्शन वाली, ई कॉपर प्लस टू अपॉन कॉपर, और ये रही दूसरी जिंक वाली। ये है हमारे पास कैथोड की, सॉरी एनोड की ऑक्सीडेशन। इस तरह से हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल मिल गया जो हम लोग इस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे ई सी यानी कैथोड और ई ए यानी एनोड, ई कैथोड में हमने वैल्यू पुट करी कैथोड वाली कुछ इस तरह से 1 अपॉन, हम लोग 1 ना लिख के इसको कॉपर सॉलिड लिख लें। तो इस वैल्यू को जो हमने कहा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड मेटल इक्वल्स टू 1, इसको हम लोग बाद में दोबारा से पुट करेंगे ताकि अभी हमें इस चीज़ समझ में आए कैसा आया। सो इस टाइम पे इसको कॉपर ही मान लेते हैं। अब वैल्यू रखते हैं हम एनोड की, क्या जाएगा? लॉग, लॉग, ये लॉग इस टाइम पे लॉग 10 है, ठीक है, जडन अपॉन जडन प्लस टू। तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, इस पर हम लोग ई नॉट को कॉमन ले लें कॉपर प्लस टू और जेडन प्लस टू का, तो हमारे पास क्या जाएगा? ई नॉट कॉपर प्लस टू स्लैश कॉपर, कॉपर प्लस टू स्लैश कॉपर माइनस ई नॉट, हमने क्या ले लिया? जिंक वाला। ई नॉट को हमने एक साथ कॉमन ले लिया, प्लस टू अपॉन जिंक, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। अब हम बात करेंगे, अब दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है? 0.0591 अपॉन टू, इसको हमने आगे कॉमन ले लिया। साइन माइनस को रहने देते हैं, हम लोग प्लस साइन ले लेंगे आगे, माइनस का साइन हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन किस तरह से बनेगी? प्लस 0.0591 अपॉन टू, अब अंदर क्या बचेगा देखो, ध्यान से देखना, जो अपॉन टू, जो लॉग कॉपर प्लस टू है वो रहेगा किस में? माइनस में, माइनस में रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो दूसरा है उसमें ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम क्या लिखेंगे इसको? हमारे पास जो बनेगा ये बन जाएगा प्लस लॉग कॉपर, समझ रहे हो ना माइनस माइनस प्लस कैसे हो रहा है? अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे कि तो ब्रैकेट के अगर क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो प्लस ये दो माइनस, तो लॉग जेड एन और जेड एन प्लस टू। इसी क्वेश्चन को अगर हम आगे देखें तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास हम जानते हैं कि जो कॉपर है माइनस में, तो इसको हम पीछे लिख देंगे, ठीक है, इसी ब्रैकेट के अंदर, लास्ट वाले ब्रैकेट के अंदर सेम इक्वेशन। फर्स्ट ब्रैकेट था उसका हो जाएगा ई नॉट सेल, क्योंकि हम लोगों ने दोनों हाफ सेल के ई नॉट को क्या कर रखा है? माइनस कर रखा है, तो क्या बन जाएगा? ई नॉट सेल, जिस तरह से ई सेल होता है। बाकी 0.0591 अपॉन टू कॉमन आ रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसमें देखना, ये जो लास्ट वाला ब्रैकेट है इसमें हमने जिंक को आगे ले लिया क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? लॉग जडन जिंक अपॉन जिंक का जो आयन है जडन प्लस टू, माइनस हो जाएगा लॉग सी यू बाई सी यू टू प्लस। अब यहाँ से हम यूज़ करेंगे एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला? दैट log a माइनस log b इक्वल्स टू log a अपॉन b, और यही हम इस वाले पे यूज़ करेंगे किस पे? log zn अपॉन zn प्लस टू माइनस log कॉपर अपॉन कॉपर प्लस टू। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? ई नॉट सेल प्लस 0.0591 अपॉन टू लॉग, ध्यान से देखना इसमें क्या हुआ, जिंक और जिंक का आयन सेम आएगा, जेडन अपॉन जेडन प्लस टू, इसके अपॉन में जाएंगे कॉपर और कॉपर प्लस टू, सी यू, इसको हम लोग लिखेंगे सी यू अपॉन सी यू टू प्लस। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अब आगे?
होगा अगर कोई डिवाइड हो 1/2/3/4 तो किसके इक्वल होता है 1/4 एंड 2/3। तो यानी जिंक के साथ जाएगा कॉपर+2 और कॉपर के साथ हो जाएगा जिंक+2। तो यहाँ से हमारी रिएक्शन बन जाएगी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस 0.0591/2 लॉग जिंक कॉपर+2 अपॉन कॉपर जिंक+2। ये बात हो गई क्लियर। क्या आएगा जिंक+2 और कॉपर। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें दोनों सॉलिड का, जिंक मेटल का और कॉपर मेटल का, क्योंकि दोनों सॉलिड में इनकी वैल्यू जाएगी 1, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस 0.0 ई सेल प्लस 0.0591 लॉग copper+2 अपॉन जिंक+2, copper+2 अपॉन जिंक+2। तो ये हमारे पास लास्ट की रिएक्शन आ गई, दैट इज ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग Zn+2 अपॉन Cu+2। ये हम लोग माइनस और प्लस को चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, दैट इज ई सेल टू ई नॉट प्लस 0.0591/2 लॉग कॉपर+2 अपॉन Zn+2। सो हम लोग माइनस और प्लस दोनों इक्वेशन हमारी सही है, हम लोग सिर्फ साइन को चेंज कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन को अगर हम रिड्यूस स्टेट और ऑक्सीडाइज स्टेट में लिखे तो क्या आएगा, इक्वेशन आएगी ऑक्सीडाइज स्टेट प्लस Ne इक्वल्स टू रिड्यूस स्टेट। तो ये था हमारा नॉनस इक्वेशन। आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, लेट्स सी कि आप लोगों को कितना समझ में आया। सो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास गिवन रिएक्शन का, जिसमें एनोड और कैथोड दोनों साइड हमें पता चल गई। तो अगर हम इसका ई नॉनेस्ट इक्वेशन लिखें देन ई सेल इक्वल्स टू क्या होता है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हैं, इसलिए अगर देखा जाए ना इलेक्ट्रोप्लेक्स में सिल्वर में 2 सिल्वर हैं तो 2 हो जाएंगे, मतलब दोनों केस में 2 ही हैं, लॉग 10। और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास इस टाइम पे जो ऑक्सीडाइज स्टेट है दैट इज़ Ni2+, तो ऊपर जाएगा Ni2+, और अपॉन में आएगा Ag+। अब इसमें ध्यान देना इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, अगर रिएक्शन को देखा जाए तो Ag+ का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन जो है वो क्या है स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 log 10 Ni+2 अपॉन Ag+2 का स्क्वायर, और ये बन गई इसके लिए नॉर्नेस्ट इक्वेशन। ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया हो। तो अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो देन कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों का आंसर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।